हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया था मसल का स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, या यूं कहें कि लास्ट लेक्चर पे जो मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट में चलते चलते आपसे कुछ बातें करी थी, और वो बात ये थी कि जो पूरा हमारा मायोफाइब्रिल होता है, याद करिएगा, मायोफाइब्रिल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें डार्क बैंड, उसके बाद लाइट, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड, और अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड आपको मिलते थे। और यहाँ पे कहा गया था कि एक जो होगा वो थिन फिलामेंट होगा। थिन फिलामेंट आर प्रेजेंट स्पेशली इन द लाइट रीजन, और एक हमारा होगा थिक फिलामेंट। तो यस, आज इन्हीं के बारे में हमें आपसे बात करनी है। आइए इसी को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो ईच एक्टिन, दिस इज द थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा, ये इस तरीके से बना रहा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है, मैं छोटा सा बनाऊंगा, नीचे फिर आपको बड़ा सा दिखेगा भी, मतलब इनलार्ज करके दिखा दिया जाए। ये जो मैंने बना रखा है ना, ये जो ब्लू पेन से इधर, दिस इज द टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली टू वाउंड टू ईच अदर। हेलिक्स के रूप में आप ये देखें ना, ऐसे जा रहा है, इधर है हेलिकली, ये ब्लू कलर से जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द एक्टिन। क्या है ये? एक्टिन है। तो टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, ईच एफ एक्टिन। अब याद रखिएगा, प्रत्येक को एफ एक्टिन कहा गया है। एफ टर्म डराइव्ड फ्रॉम फिलामेंटस। तो दो फिलामेंटस जो आपको यहाँ दिख रहे हैं इस तरीके से, ये वाले है ना, जो फिलामेंटस आपको दिख रहे हैं, दिस इज द एफ एक्टिन प्रोटीन है ये। अब ये जो एफ एक्टिन बना है, आप देखिए छोटे छोटे, ये एफ एक्टिन हमने लिख लिया, दोनों दिख रहा है आपको, और ये छोटे छोटे मोनोमर्स आपको दिख रहे हैं, एफ एक्टिन के मोनोमर्स दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन, या ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, जी फॉर ग्लोबुलर राउंड स्ट्रक्चर। तो यस बच्चों, यही पॉइंट आपको समझाना था मुझे। पॉइंट क्या है हमारा, कि जो हमारा एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन मेड अप ऑफ जी एक्टिन। किससे बना होता है? जी एक्टिन। एफ एक्टिन एक प्रोटीन है जो कि पॉलीमर है जी एक्टिन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमर है। ये कैसा होता है? हेलिकल होता है। कैसा होता है? हेलिकल। यस। तो एक्टिन प्रोटीन जो आपका है, फिलामेंटस डबल हेलिक्स प्रोटीन ऑन इट्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट। इस पे आपको क्या मिलेगा? एक्टिन प्रोटीन पे यहाँ पे आपको बाइंडिंग साइट्स मिल जाएंगी, और यहीं पे आके मायोसिन ज्वाइन करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट प्रोटीन। तीन प्रकार के प्रोटीन है। सेकेंड, टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन है, दिस इज नेम्ड एज ट्रोपोमायोसिन, also run close to the F actin throughout its length। मैं ब्लू कलर के साथ आ रहा हूं जिससे कि मेरी बात आपको समझ में आए। ये हमारा जो F एक्टिन था, इसका जो G एक्टिन था, छोटे छोटे फॉर्म्स, दिस ऑल इज अ G एक्टिन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी के लेंथ के ऑल अलोंग, ये देखिए मैं दोबारा डार्क कर रहा हूँ, इसी के लेंथ, जितना आपका, जितनी दूर, जितनी लंबाई थी F एक्टिन की, उतनी ही लंबाई में एक और दूसरा प्रोटीन उसी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, दिस इज द सेकेंड प्रोटीन। क्या है ये? हमारा सेकेंड नंबर का प्रोटीन है। तो टू फिलामेंट, ये भी कितने फिलामेंट है? एक फिलामेंट ये वाला हो गया, एक फिलामेंट ये वाला हो गया। तो टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन नेम्ड एज ट्रोपोमायोसिन। तो वन इज द एफ एक्टिन या एक्टिन कह लीजिए, सेकेंड इज द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन कहाँ है? आल्सो रन टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। जितना एफ एक्टिन की लंबाई है उतनी लंबाई तक पूरा पूरा मूव करेगा। सेकेंड प्रोटीन हो गया हमारा थिन फिलामेंट का। ये देखिए हमारा थिन फिलामेंट है, इसमें पहला प्रोटीन एक्टिन हुआ जो जी एक्टिन का बना होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन। डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट अराउंड एक्टिन प्रोटीन, उतनी लेंथ तक प्रेजेंट होगा जितनी लेंथ तक एक्टिन का होगा। सेकेंड प्रोटीन खत्म। यानी थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तीसरा देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। आप देखिए ये जो आपका ट्रोपोमायोसिन है ब्लू कलर का, इस पे एक जगह यहाँ मिला,
फिर आपको ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन यहाँ मिल रहा है। आप देखिए रेगुलर इंटरवल पे आपको ट्रोपोनिन मिल रहा है। यस, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बात को ध्यान से समझिएगा। एक्टिन फिलामेंट पे एक प्लेस होता है जिसका नाम है, ये जो मैं एक कलर ला रहा हूं, फिर आपको बात दिखाता हूं। ये देखिए, दिस इज, ये जो डॉट बना रहा हूं, दिस डॉट इज नथिंग, दिस डॉट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या मान लेते हैं आप? मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसको आके छुपा देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ बाइंडिंग साइट है, ये आके छुपा देगा। तो जरा इस बात को खूब अच्छे से आप समझते कि रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट है जो मास्क कर देता है, छुपा लेता है एक्टिव बाइंडिंग साइट को फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। भाई ये कहाँ है? आपको इसी पे मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट्स पे मिलेगा, तो यहीं पे छुपा लेगा। कौन? ट्रोपोनिन की सब यूनिट है जो इसको छुपा लेगी। ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स होती हैं। यस, इधर आइए। ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल। इट मास्क, ये छुपा लेती है। इट मास्क क्या? मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? ऑन एक्टिन फिलामेंट। यानी जब हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा तो इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव कराना पड़ेगा मास्किंग को, तब जाके हमारा मायोसिन जुड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। ये बात याद रखिएगा। आगे जरा देखिए, मैं इस डायग्राम को आपको दिखा दूं तो आपको और अच्छा लगेगा। ये हमारा एक्टिन कह लें या थिन फिलामेंट कह लें। थिन फिलामेंट में हमारे पास एक प्रोटीन है एफ एक्टिन। इसके जो मोनोमर्स हैं, ये इसके जो मोनोमर्स हैं, दिस इज नोन एज जी एक्टिन। ये 2 होते हैं संख्या में, एफ एक्टिन। ओके, ट्रोपोमायोसिन, ये भी, इनकी भी संख्या 2 है। 2 हैं फिलामेंटस हैं। आप देखिए ना, ये और ये ऑल अलोंग द लेंथ आपको मिलेंगे। जितनी एफ एक्टिन की लंबाई होगी उतने आपको मिलेंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर का प्रोटीन। दिस इज ट्रोपोमायोसिन। थर्ड इज ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन। ये कहां प्रेजेंट होता है? ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन ऑन रेगुलर इंटरवल। कहां? ऑन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसमें 3 सब यूनिट हैं। एक का नाम है टीपीसी, एक का नाम है टीपीआई और एक का नाम है टीपीटी। टीपीसी मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग जाके इसी से जुड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन से, टीपीटी से, और ये इनहिबिटरी काम को रोक देगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने के काम आएगा ये। तो फिलहाल इसकी डिटेलिंग तो नहीं आपको पढ़नी, बट ये नाम पता होना चाहिए था कि कौन कहां क्या होगा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज आप और देखते, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक्टिन फिलामेंट का। अब अगला वाला कौन सा है? मायोसिन का। यही एक्टिन मायोसिन का सारा गेम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो एक्टिन क्लियर हो गया हो तो फिर हम मायोसिन पे बात करते हैं। ठीक है, आइए मायोसिन पे बात करते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। जो हमारा मायोसिन है ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। और ये किसका बना होता है? ये एक मीरोमायोसिन। क्या? मीरोमायोसिन। यस, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन नेम्ड एज मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। क्या होता है इनके? क्या रखते हैं? थिक फिलामेंट। अब आगे की बात समझें। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। वन इज द ग्लोबुलर हेड, थोड़ा राउंडेड हेड होता है, विद शॉर्ट आर्म। एक आपके पास ग्लोबुलर हेड होगा विद शॉर्ट आर्म एंड एक टेल होगी। फॉर्मर बीइंग कॉल्ड, जो पहला वाला है इसे HMM कहते हैं, मतलब हैवी मीरोमायोसिन, HMM कहा जाता है। और जो लेटर वाला है, टेल जो है, उसे हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। आगे HMM कंपोनेंट, द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन नोन एज क्रॉस आर्म। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि क्रॉस आर्म जैसा लुक देते हैं।
एक सवाल यहीं पे और इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबुलर हेड होता है इस पे एटीपेज एंजाइम पाया जाता है और इनके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है और इनके पास एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन होता है। मतलब तीन चीजें होती हैं, एटीपेज एंजाइम होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा और एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, क्योंकि मायोसिन ही तो जाके एक्टिन से जुड़ेगा। यस, अब जरा एक बार यहां से देखिए, मीरोमायोसिन जो कि मायोसिन को बनाता है, एक्चुअल में मीरोमायोसिन क्या है, मोनोमर है। क्या है ये, मोनोमर है। और ये ढेर सारे मेनी मीरोमायोसिन फॉर्म्स मायोसिन। अब मीरोमायोसिन की बात कर लें, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हैवी और एक लाइट। जो हैवी वाला पार्ट होता है वो ग्लोबुलर और हेड और शॉर्ट आर्म से मिलकर बना होता है, और जो लाइट वाला है वो टेल का फॉर्मेशन करता है, टेल होता है। ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा डायग्राम में ये बात आपको मैं दिखाऊं। देखिए, ये आपका टेल का पोर्शन हो गया, ये टेल का पोर्शन हो गया, हेलिकल टेल है, ये कैसी है, हेलिकल टेल है, और इधर ग्लोबुलर हेड है, और ये कुछ इस तरीके की एंगल को परफॉर्म करता है जिससे कि क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करता है जब ये बनाएगा एंगल। तो एक चीज और, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, यानी कि यही वो जगह है जिससे जाके ये इस पॉइंट से जुड़ेगा, इसी पॉइंट से ना, समझ पा रहे ना, यहां से यही तो जाके जुड़ना है, इसी का हेड ही तो जाके जुड़ेगा। एक्टिन बाइंडिंग साइट कब जुड़ेगा, जब ये ट्रोपोनिन हट जाएगा, जो मास्किंग कर रखा है ना इसने, उसको हटा देगा तब जाके जुड़ेगा। एक सवाल तो ये, एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी इसमें होती है, एटीपी आके जुड़ता है हाइड्रोलिसिस के दौरान, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है एनर्जी के लिए। और एक सवाल और, एटीपेज एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों बातें कह के आया था पीछे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर प्रेजेंट इन हेड। एक सवाल और, एटीपेज एंजाइम एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है, तो कौन करता है, कैल्शियम करता है। धीरे धीरे मैंने आपको दोनों पॉइंट पढ़ा दिए कि एक्चुअल में एक्टिन कैसे काम करेगा और मायोसिन कैसे काम करेगा, या यूं बात करें एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है और मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है। इसी पर्टिकुलर जगह पे, यहीं पे आके मायोसिन का हेड जुड़ेगा और उसके बाद एक्टिन मूव करेगा। याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखना, मैं यहां आपको कुछ चीजें समझा दूं जिससे कि आप बहुत अच्छे सीख पाएं। इसी जगह से ये जो पॉइंट है मान लीजिए, और ये जो पॉइंट है, इसी से आके जुड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, इसी मायोसिन के ऊपर ये जो थिन फिलामेंट है, ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अभी याद रख लें। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ये बात रट लीजिए अभी, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ये बात याद रखिएगा। ये जो मायोसिन है इसके पास जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है और यहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसी से दोनों लोग जुड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। और आपको अगर मैं दिख रहा हूं, यस आई एम सीइंग, आप कुछ ऐसे समझिए कि ये जो पेन आपके सामने है, दिस पेन इज एक्टिन, दिस पेन इज एक्टिंग, ठीक है ना। ये वाला जो ये डॉट है, ये जो ये थोड़ा सा चमक रहा है पार्ट सिल्वर लाइक, ये एक्टिन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है और ये मायोसिन आके जुड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप समझ लेते, ऐसे समझ लेते। और अब ये मायोसिन फिक्स रहेगा, ये एक्टिन स्लाइड करेगा, ये एक्टिन क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये पेन जो है ये एक्टिन मान लीजिए, तो ये स्लाइड करेगा। दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन एक्टिन। और ये एक्टिन तीन प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ है, थिन फिलामेंट, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, याद रखिएगा। और ये मायोसिन, ये मान लीजिए इसका हेड है, नीचे वाला टेल वाला पार्ट है। हेड में ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म्स हैं जो एंगल से फॉर्म करके क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन के दौरान। तो बस भाई, जब ये जुड़ेंगे तो अपने आप क्रॉस आर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये जाएंगे और इस पॉइंट से जुड़ेंगे और फिर ये एक्टिन स्लाइड करेगा, ठीक है। चलो, यस, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि यही एक्टिन मूव करेगा, यही एक्टिन स्लाइड करेगा इस मायोसिन के ऊपर, पॉइंट खत्म। अब आइए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब क्या, मैं एक बात क्लियर कर दूं, नहीं क्लियर करूंगा, यहां लिखा हुआ है, रुकिए,
लिखा हुआ है, इसी का सहारा लेते हैं। Mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory, which states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament। क्या सवाल है? sliding of, नोट कर लेना, sliding of thin filament over thick filament। मान लीजिए एग्जाम में आप भूल जाएं तो भैया थिन के ऊपर अगर थिक स्लाइड करेगा तो थिन वाला निपट जाएगा, इसलिए ऐसे भी याद रखना कि थिन स्लाइड करता है थिक के ऊपर। दिस कॉन्सेप्ट, दिस थियरी वाज गिवन बाय H.E. Huxley and A.F. Huxley 1954। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम। आ सकता है एग्जाम में कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया, तो हक्सले एंड हक्सले ने, यानी H.E. Huxley एंड A.F. Huxley ने एक्सप्लेन करा था। इसी बात को मुझे समझाना है, आपको, आप ये बात समझेंगे भी और आपको ये बात समझनी चाहिए भी कि जो हमारा एक्टिन है, जो हमारा एक्टिन है, ठीक है ना, इसी पे जाके मान लीजिए हमारा ये मायोसिन जाके जुड़ेगा और अब ये जब स्लाइड करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। समझ पा रहे ना? आप इसे मान लीजिए कि अब आपका मायोसिन है, जस्ट एजम्पशन, तो ये हमारा एक्टिन वाला हो गया और ये हमारा मायोसिन हो गया। मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, दोनों जुड़ जाते हैं। यस, ये लाइन आपको ये घोल के पी जानी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। नेक्स्ट आइए, अब कुछ बातें आगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के द्वारा सीएनएस से मैसेज आता है कि भैया हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि ये मसल, ये वॉलंटरी मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसमें हमारा पूरा फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैसेज आएगा किसके द्वारा? यस, वाया मोटर न्यूरॉन, सीएनएस से मैसेज आएगा, ठीक है। कहां पहुंचेगा ये? ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन जब मसल फाइबर से जुड़ता है तो उसे मोटर यूनिट कहते हैं, आपको याद करना है। द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड ए सार्कोलेमा। सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन क्या है? मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा था? सार्कोलेमा। तो जब भी मोटर न्यूरॉन, यानी जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल, मोटर यूनिट किसे कहते हैं? तो एक मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर, यानी जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर याद आया जिसमें ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स थे? नहीं याद आ रहा है? याद कर लेना, सवाल खूब पूछा जाता है। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज नोन एज मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन जो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है सीएनएस से, इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट। क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर, इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ये मैसेज कहां आएगा? ये मैसेज कहां आएगा? देखिएगा, ये मैसेज मसल फाइबर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ रहा है। यानी सीएनएस से मैसेज किसके पास पहुंचा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? मैं सारी बातें आपको दिखाता रहूंगा। तो यस, अब दो बातें हुई, सीएनएस से मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर तक पहुंचा। मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है, जहां पे दोनों मिलते हैं, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन, जब ये न्यूरल सिग्नल पहुंचता है तो वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटिलकोलिन। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल
इन द सार्कोलेमा। जब एसिटिलकोलिन, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि मसल्स फाइबर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज्ड कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन। लेकिन उसके पहले कुछ कहानी हो रही है। जब मसल फाइबर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो क्या रिलीज करता है? एसीएच, एसिटिलकोलिन। और ये एसिटिलकोलिन सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म में देखिएगा, देखिए कह रहे हैं कि न्यूरो सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज ए न्यूरोमस्कुलर एसिटिलकोएंजाइम, एसिटिलकोलिन रिलीज कर रहा है, कोएंजाइम नहीं सॉरी, एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। इससे क्या होगा, यही बात समझनी है। सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इससे क्या होगा? दिस स्प्रेड थ्रू मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। इससे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active sites of myosin। जैसे ध्यान से समझना, जो हमारा ट्रोपोनिन था उसके साथ जाके जब कैल्शियम जुड़ जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा तो ये ट्रोपोनिन हट जाएगा एक्टिन से, जो मैं पीछे दिखा के आया था। दोबारा पूरी बात समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अगर आपको टॉपिक थोड़ा सा आइडिया होगा तभी समझ में आएगा कि न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन कहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा। रिलीज है न्यूरो ट्रांसमीटर, वो क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल। कहाँ? सार्कोलेमा में। फिर से बोल रहा हूँ, सीएनएस से मैसेज आया वाया मोटर न्यूरॉन, कहाँ पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इससे क्या हुआ? तुरंत न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ एसिटिलकोलिन और उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, कहाँ? सार्कोलेमा में। और ये फाइनली जो ये मैसेज है ये मसल फाइबर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है और कहां पहुंच रहा है? सार्कोप्लाज्म में। और इससे यहां क्या रिलीज हो रहा है? कैल्शियम आयन। इंक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल बाइंडिंग द कैल्शियम। अब सार्कोप्लाज्म में का मतलब क्या है? यहीं पे आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस स्प्रेड थ्रू मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहां से कैल्शियम मिलेगा। इंक्रीज कैल्शियम leads to binding of calcium. Increase in calcium ion leads to binding of calcium with a subunit of troponin. जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो ट्रोपोनिन से जाके जुड़ जाएगा ऑन एक्टिन फिलामेंट। किस पे भाई? ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट पे ही है, जाके बाइंड कर जाएगा। देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। मतलब जो ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ था एक्टिन से वो अब कैल्शियम से जुड़ जाएगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? इस वजह से एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ पाएंगे। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। इससे क्या होगा? एटीपी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके, एनर्जी खर्च करके मायोसिन जुड़ जाएगा किसके साथ? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ओवरऑल यही तो एक्टिव साइट को एक्सपोज करना था, एक्सपोज करना था, जो कि क्या थी? क्रिप्ट थी या छुपी थी। किससे? किससे छुपी थी? ट्रोपोनिन से छुपी थी। किससे छुपी थी? ट्रोपोनिन से। तो यस, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और बता देता हूं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचता है वाया सीएनएस, एसिटिलकोलिन जब रिलीज होता है, जब मैसेज पहुंचने के बाद सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा और वो कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के सब यूनिट से जुड़ जाएगा और फाइनली एक्टिन की बाइंडिंग, एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी और ऊर्जा खर्च करके, एटीपी खर्च करके मायोसिन का हेड जाके एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स पे जुड़ जाएगी जो कि एक्टिन पे है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। ये पूरी मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए। दिस अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, अब आगे बात करेंगे इस पे दोबारा, अभी पहले पूरी बात आपको फिर से दिखा दे कि सीएनएस सिग्नल्स, पूरी बात आप एक बार डिस्प्ले है आप पढ़ें, फिर हम आगे बात करते हैं।
पढ़ लिया आपने, ठीक है। सीएनएस से मैसेज पहुंचा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, स्टिमुलेट मसल फाइबर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इससे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और मैसेज पहुंचा सार्कोप्लाज्म के पास। सार्कोप्लाज्म देखिए कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म रिलीज करेगा एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन। किसके साथ जुड़ गया, ट्रोपोनिन के साथ, मतलब ट्रोपोनिन से जुड़ गया। दो तीन बातें यहीं अच्छे समझ लेते भाई, अगर ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ गया तो अब ट्रोपोनिन के फ्री होने की वजह से एक्सपोज करेगा किसको, एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन व्हेयर मायोसिन हेड गेट अटैच्ड। साफ साफ स्पष्ट लिख दिया है कि सीएनएस से मैसेज सिग्नल पहुंचा मोटर न्यूरॉन के पास, स्टिमुलेट किया मसल फाइबर को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिलीज होता है उसके परिणाम स्वरूप। क्या रिलीज होता है जल्दी बताइए, इसके परिणाम स्वरूप रिलीज होता है कैल्शियम। और जब कैल्शियम रिलीज होगा बच्चों तो उससे क्या होगा जल्दी से बताइए, कैल्शियम के रिलीज होने से ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। कैल्शियम जब बढ़ेगा तो जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाएगा। और जब ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाएगा ना, देन व्हाट हैपन, देन एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। एक्टिन पे जो एक्टिव साइट है उसको एक्सपोज करेगा और जाके मायोसिन वहां जुड़ जाएगा ऊर्जा खर्च करके। फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस। क्या बनाएंगे, जब हेड जाके जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स इन पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स ए बैंड। उसके बाद ये ए बैंड की तरफ खींचेगा किसको, ए बैंड की तरफ खींचेगा किसको, एक्टिन फिलामेंट को। भाई जब मायोसिन के साथ, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मायोसिन के साथ एक्टिन फिलामेंट जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ गया मान लीजिए, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर इस एक्टिन को ए बैंड की तरफ खींचेगा। ध्यान से सुनिएगा, पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स ए बैंड प्लस इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन, जेड लाइन को भी अंदर की तरफ खींचेगा। भाई जेड लाइन लाइट फिलामेंट, लाइट वाले में ही तो थी, तो जब एक्टिन खींचेगा अंदर की तरफ तो जेड लाइन भी अब पास आएगी, अंदर की तरफ आएगी और इससे सार्कोमेयर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। समझा रहा हूं, देखिए ये देखिए यहां पे देखिए, ये हमारा है कौन सा बैंड, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है मान लीजिए, ये हमारा है आई बैंड। आई बैंड मतलब लाइट वाला है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। अब जब ये ओवरऑल बात को समझो, भाई यहां पे हमारा कौन सा फिलामेंट है, एक्टिन वाला है, और ये मायोसिन भी आ गया है। अब ये जब जुड़ेगा, बात को समझो, तो एक्टिन फिलामेंट ये वाला है, एक्टिन फिलामेंट क्या करेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। यस, एक्टिन फिलामेंट जो पतला वाला है ये एक्टिन है, कहीं पे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये वाला इसी से जाके जुड़ गया, तो ये जब ये स्लाइड करेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करेगा, यानी यहां पे जो एक्टिन है ये किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स कौन से बैंड, इधर ही। अब ये मूवमेंट याद रखना, ये जेड लाइन इधर की तरफ मूव करेगी, ये वाली जेड लाइन इधर मूव करेगी, बिकॉज दिस इज द सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, अभी आप ध्यान से पॉइंट को देखना, ये पूरा कंटेंट एक्टिन अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो। पहले ये बीच में डिस्टेंस है, दिख रहा है, बोलो डिस्टेंस दिख रहा है। अब ये एक्टिन किसकी तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स ए बैंड, किसके तरफ, टुवर्ड ए बैंड। ये लाइन मैंने आपको समझाई है, अंदर की तरफ पुल होता है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, एक्टिन जब जुड़ेगा मायोसिन जाके एक्टिन से, तो एक्टिन किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स कौन सा बैंड, ए बैंड। किसकी तरफ, ए बैंड की तरफ मूव करेगा। ए बैंड पे कोई खतरा नहीं है, आप ध्यान से देखो, ए बैंड कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। तो अब जब ये जाके जुड़ गया तो अब पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड ए बैंड प्लस इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन, जेड लाइन भी अंदर की तरफ खींच रही है, जेड लाइन भी अंदर की तरफ खींच रही है। क्लियर, बोलो यस या नो, जेड लाइन भी अंदर की तरफ खींच रही है। आप देखो ध्यान से, अगर देखो यहां पे जेड लाइन यहां पे है और इस वाले में जेड लाइन कहां है, यहां पे है, अंदर की तरफ खींच रही है या नहीं। और देखिए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में जो जेड लाइन यहां थी वो अब जेड लाइन अंदर की तरफ आ गई है। आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है,
आप देखो यहां पे आपको ए बैंड, सॉरी आई बैंड, ये देखिए आई बैंड, आई बैंड है। अब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो आई बैंड यहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या नहीं। चलो ये अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे कि रिड्यूस होगा कि नहीं। अब ये आपसे बस दो बातें करना चाहता हूं। जो हमारा लाइट है या जो हमारा एक्टिन है ये किसकी तरफ जा रहा है, एक्टिन, सिर्फ आंसर चाहिए। ये देखिए एक्टिन वाला किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ए बैंड। और हमारी जो जेड लाइन है ये भी क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। तो भैया दो चीजें हैं, जेड लाइन की इनवर्ड पुलिंग हो रही है, रटोगे तो समझ में कभी नहीं आएगा। जेड लाइन की इनवर्ड पुलिंग हो रही है। यहां पे दो तीन बातों को याद रखना है। आई बैंड रिड्यूस कर रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। और सार्कोमियर, सार्कोमियर ये भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सार्कोमियर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन या दो जेड लाइन के बीच में, ये भी तो घट रहा है। ये देखिए यहां इतना घट गया और यहां पे इतना घट गया। यस, तो भैया दो बैंड, ए बैंड रिड्यूस कर रहा है, सार्कोमियर रिड्यूस कर रहा है। एक बात और, ए बैंड जितना पहले था उतना अभी भी है और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड रिड्यूस करता है, सार्कोमियर रिड्यूस करता है, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरा एच जोन देखिए, एच जोन डिसअपियर हो गया लास्ट में। एच जोन जो कि कहां था, ए बैंड में, एच जोन डिसअपियर। मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस समय आप देख लीजिए, जो तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, एच जोन डिसअपियर, एच जोन डिसअपियर, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है, पूरा 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 ए बैंड जितना था उतना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना है ये बैंड, यहां पे भी उतना ही है, यहां पे भी उतना ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। सार्कोमियर इतना रिड्यूस किया पहले और अब रिड्यूस किया, इतना रिड्यूस हो गया। आई बैंड रिड्यूस किया है, ध्यान से देखिए, यहां पे इतना था, यहां पे इतना बचा है और यहां पे दिख ही नहीं रहा है। ये लाइन रटना नहीं है, समझना है। आई बैंड रिड्यूसेस, सार्कोमियर रिड्यूसेस, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, जेड लाइन डिसअपियर। अगर आप ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। लिखा है स्लाइडिंग थियरी, फिलामेंट थियरी, मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एंड एच जोन। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलो वापस आओ और अच्छे से बात को समझो। अब एक बात और, ये पूरी कहानी हो गई। तो भैया इससे क्या होगा, इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन, रट लो भैया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद इनवर्ड पुलिंग होगी जेड लाइन की, ए बैंड की तरफ आएगा एक्टिन फिलामेंट, और इससे क्या होगी, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। इससे क्या होगा, शॉर्टनिंग से क्या होगा, मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। मसल क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। चलेगा, यस। अब जरा देखिए, ये ध्यान से, आप ध्यान से बात को हमारे समझते, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। 4 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला, एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होगी, बात को समझें, एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, एटीपी का इस्तेमाल करके मायोसिन फिलामेंट जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, एक्टिन फिलामेंट पे, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे। यानी ये हेड किसके साथ जुड़ गया, आंसर में किसके साथ जुड़ गया, एक्टिन के साथ। अब जब ये जुड़ा तो क्या फॉर्मेशन किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन किया, क्रॉस ब्रिज। तो पहला एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस यानी एटीपी खर्च करके, एटीपी खर्च करके, पहले स्टेप, एटीपी खर्च करके मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ रहा है और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये देखिए, मायोसिन का हेड एक्टिन से जाके जुड़ गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, उसके बाद क्या होगा, आप एज्यूम करें एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, दिस इज द स्लाइडिंग या रोटेशन, स्लाइडिंग या रोटेशन, स्लाइडिंग या रोटेशन, आंसर में बोलो ना, स्लाइडिंग या रोटेशन। अब एक बात बताओ मुझे, स्लाइडिंग या रोटेशन जब हो रहा है, स्लाइडिंग या रोटेशन जब हो रहा है तो ये एक्टिन स्लाइड करेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करेगा, सार्कोमियर घटेगा, बोलो यस या नो, सार्कोमियर घटेगा, ए बैंड कांस्टेंट रहेगा, आई बैंड रिड्यूस होगा, एच जोन बाद में डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज द पावर स्ट्रोक या रोटेशन। अब उसके बाद
अगर ये क्रॉस ब्रिज अलग हो जाएगा तो ये कब अलग होगा? जब रिलैक्सेशन की बात आएगी। तो फिर फाइनली क्या होगा? डी अटैचमेंट। अब कंट्रैक्शन खत्म हो गया। तो चार ही प्रोसेस तो है। पहले में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद, फिर भाई कॉन्ट्रैक्ट करना था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर रिलैक्स करना है तो जब आप इसको रिलैक्स करोगे, तो ये सिलेबस में आपके है नहीं रिलैक्स करने वाला, मैं आपको बता देता हूं। जब आप रिलैक्स करोगे मसल्स को, तो ए बैंड तो जैसा था वैसे रह जाएगा, आई बैंड नॉर्मल हो जाएगा, सार्कोमेयर अपनी जगह पे आ जाएगा। यस तो पहली स्टेप एटीपी हाइड्रोलिसिस, दूसरी स्टेप क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, तीसरी स्टेप पावर स्ट्रोक और चौथा डी अटैचमेंट। दोनों अलग अलग हो गए। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो फिर से दोनों पास पास आ जाएंगे, फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, फिर से स्लाइडिंग होगी। ये स्टेजेस लगातार चलती रहेंगे। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द, याद रखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, दिस पुल्स द, कौन जब जुड़ता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। किसकी तरफ? टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं पूरा। ये देखिए कलर बदलना पड़ेगा। किसकी तरफ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बात को फॉलो करें। द जेड लाइन अटैच्ड टू दीज एक्शन आल्सो पुल्ड इनवर्ड। जेड लाइन भी अंदर की तरफ जा रही है, जेड लाइन भी अंदर की तरफ जा रही है। कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर, यहां से भी आपको समझा देता हूं। कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। तो भैया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद मायोसिन एक्टिन से जब जुड़ेगा तो अंदर की तरफ एक्टिन मूव करेगा, जेड लाइन अंदर की तरफ जाएगी, शॉर्टनिंग होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम बच्चों कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। लिखा है pulled inward thereby causing a shortening of sarcomere known as contraction. It is clear from the above steps during shortening of the muscles contraction of I band get reduced. I band क्या होगा? reduce करेगा, I band घटेगा। where A band retain the length, A band सेम रहेगा, कभी भी कुछ भी घटे बढ़ेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। अब आगे, the myosin releasing ADP and inorganic phosphate goes back to relaxed state. The myosin releasing the ADP and inorganic phosphate back to relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. A new ATP binds and the cross bridge is broken. नया ATP भी आके जुड़ गया फिर से और क्रॉस ब्रिज टूट गया। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। दोबारा फिर से जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से स्लाइडिंग के लिए दोबारा एटीपी खर्च करके अगेन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फिर से स्लाइडिंग होगी, फिर से सारी प्रोसेस होगी। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड सार्कोमेयर रिड्यूसेस, एच जोन डिसअपियर, ए बैंड रिमेन सेम, लेंथ ऑफ फिलामेंट अनचेंज। फिलामेंट की लेंथ कभी नहीं बदलती है, बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप ये सोचें कि लेंथ बदल जाएगी तो लेंथ चेंज नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात से पूरी बात समझ में आ रही। यहां पे आपको दो सार्कोमेयर दिख रहे हैं, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों की आप लंबाई देखिए। ये देखिए जेड लाइन इधर भी घट रही है, इधर भी जेड लाइन यहां तक आ गई, तो कहीं ना कहीं सार्कोमेयर रिड्यूस हो गया है। ये बात आपको काफी हद तक समझ में आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में यहां से आ गई होगी। नेक्स्ट थोड़ी सी बात अभी इसमें और रह गई है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतनी देर तक ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन की चलती रहेगी। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिलैक्सेशन। फाइनली क्या हो जाएगा भाई, जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा रिलैक्सेशन स्टेट में चला जाएगा। रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन द डिफरेंट मसल। ये बात याद रखिएगा। जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू लैक कैल्शियम एंड पंप बैक टू सार्कोप्लाज्म। एक चीज और भी है भाई, मान लीजिए जो कैल्शियम आयन है वो एक तो खत्म हो जाए तो भी बंद हो जाएगा, और अगर पंप कर दिया जाए बैक, पीछे जहां से आया था वहां से बैक कर दिया जाए, तो जो एक्सपोज हो गया था एक्टिन वो मास्क कर जाएगा, फिर से कवर कर जाएगा। परिणाम स्वरूप जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी,
और रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो बस कैल्शियम को वापस भेजना है, रिलैक्सेशन पक्का। एक चीज और, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन जो हो रहा है, उसके बाद दोबारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच के समय को रिएक्शन टाइम कहते हैं। और ये अलग अलग मसल फाइबर में अलग अलग होता है। कार्डियक मसल में कुछ और, स्केलेटल में कुछ और, स्मूथ में कुछ और। एक सवाल और, अगर ये लगातार रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग। अब यहां पे एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे हमारी बात पूरी शुरू हो गई अब, कि लगातार अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। ये आपने खूब पढ़ा होगा, लगातार जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। ये होता है व्हाइट मसल फाइबर में, क्योंकि वहां पे एनारोबिक कंडीशन होती है और वहां पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर के आपको ऊर्जा मिलती है। और इंसान जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो इंसान थक जाता है। दिस इज कॉल्ड फटीगनेस। इसीलिए आपके पैरों में दर्द होने लगता है। मसल कंटेन ए रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल के पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स व्हिच गिव्स ए रेडिश अपीयरेंस। जो अब यहां पे दो तीन बातें आपको और समझनी है। यहां पे रेड मसल फाइबर की हम बात करने जा रहे हैं। तो जो रेड मसल फाइबर है उसमें मायोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ब्रेक डाउन करेंगी। जैसे देखिए, अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन एनारोबिक मीडिया में होगा तो पक्का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा वाया फर्मेंटेशन। लेकिन अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन एरोबिक मीडिया में हो, एरोबिक मसल्स करें, कौन सी मसल्स? एरोबिक मसल्स करें, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ढेर सारा एटीपी मिल जाएगा, वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। यानी जो रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग वाली है, यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। बहुत सी ऐसी मसल्स हैं जो बिना थके काम करती हैं क्योंकि वहां पे रेड मसल फाइबर है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर। These muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for the ATP production. जो रेड मसल फाइबर हैं, जो रेड फाइबर हमारे हैं, इसको रास से याद कर लीजिएगा। रेड फाइबर, इन्हें एरोबिक फाइबर कहते हैं। ये धीरे धीरे काम करते हैं और ये लंबे समय तक, मतलब शॉर्ट फाइबर होते हैं, तेज काम करेंगे। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं कह सकते, लेकिन स्लो फाइबर हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ लंबे समय तक काम कर सकते हैं। मैराथन दौड़ वगैरह में ये काम आते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं। तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की ऐसी मसल में हो रहा है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वहां नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो वहां होगा। जैसे हमने एक नाम लिया मसल फाइबर का, दिस इज मायोग्लोबिन वाली मसल फाइबर, जिसका नाम ये रेड कलर की है, इसको हम रेड फाइबर कहते हैं। इसमें ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है। चलेगा? अच्छा, आगे देखते जरा। दूसरी तरफ, दीज मसल्स देयर बाई कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल। इन मसल को हम एरोबिक मसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती हैं, ऑक्सीजन को रखती हैं। मतलब आपको रिस्पिरेशन पढ़ाया है मैंने कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो वहां पे हमें ढेर सारा एटीपी मिल जाएगा, कभी लैक्टिक एसिड नहीं मिलेगा। तो यस, रेड फाइबर, एरोबिक फाइबर, स्लो फाइबर और शॉर्ट फाइबर, रॉस से याद रख लीजिएगा। यहां पे कभी भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये मसल्स कभी थकती नहीं है। दूसरी तरफ, ऑन अदर हैंड, सम ऑफ द मसल्स पॉजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। यहां पे मायोग्लोबिन बहुत कम है, देयरफॉर ये व्हाइटिश या स्लाइट येलो दिखती है। दीज आर व्हाइट फाइबर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी फ्यू, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी हाई। दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। एनारोबिक मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये चूंकि यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा है तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये मसल फाइबर फास्ट फाइबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फास्ट फाइबर। इनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी के साथ होता है। हमारा हाथ पैर बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है बिकॉज इसमें फाइट फाइबर है, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं।
लेकिन हमारी फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड की अगर हम बात करें तो जल्दी नहीं थकती हैं। हमारे बैक साइड में जो मसल काम करती है उनमें जल्दी थकान नहीं आती, क्योंकि वो वाइट रेड मसल फाइबर की बनी होती है। ठीक है, देखिए दोबारा एक बार और मुख्य समाचार फिर से सुन लीजिए पूरा, क्या ध्यान से। दूसरी मसल्स जो हैं जिनका नाम है व्हाइट फाइबर, यहां पे लिखा है व्हाइट फाइबर, इनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, व्हाइट कलर की दिखती हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है। एंड्रोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं ऊर्जा के लिए, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और मसल्स जल्दी थक जाती हैं। रेड मसल फाइबर को मैं स्लो फाइबर कहा जाता है, व्हाइट मसल फाइबर को फास्ट फाइबर कहा जाता है। रेड मसल फाइबर में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, व्हाइट मसल फाइबर में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन बहुत होता है, व्हाइट फाइबर में काफ़ी कम होता है। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, व्हाइट में बहुत कम होते हैं। रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, व्हाइट में ज़्यादा होते हैं। नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन रेड मसल फाइबर बिकॉज इट इज एरोबिक फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये एनरोबिक फाइबर हैं। जो बैक मसल्स हैं या फ्लाइट मसल्स हैं बर्ड की, ये रेड मसल फाइबर की बनी होती हैं। हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं या आई बॉल जो मसल्स हैं वो वाइट मसल फाइबर की हैं, इसीलिए जल्दी थक जाती हैं। ये इसमें जो जिन पॉइंट को मैंने कई बार बोला है वो सवाल बहुत एग्जाम में आता है। जितने पॉइंट्स आज के पूरे लेक्चर में मैंने बोले हैं, जो चीज़ें कही हैं वही एग्जाम में आती हैं। प्लीज़ रिटेन इट, कम से कम 2 बार रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, बात ज़रूर समझ में आएगी। अगला टॉपिक हमारा होगा स्केलेटल सिस्टम, तो इसके लिए अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।